हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है हमारी ये करंट अपडेट्स की वीडियो मॉर्निंग की। आज डेट क्या है? आज डेट है 22 फरवरी 2023, मतलब 22 फरवरी 2023। इसकी मॉर्निंग की वीडियो होने वाली है, करंट अपडेट्स की वीडियो। तो चलिए पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? नेस्कॉम रिपोर्ट ऑन एआई स्किल पेनिट्रेशन। तो नेस्कॉम जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ओके, इसके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसकी एक और रिपोर्ट बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसने स्टार्टअप्स की बात करी थी कि इंडिया में कितने स्टार्टअप्स हैं, ऐसे करके न्यूज बताई थी ना कि टेक स्टार्टअप्स इतने, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स है इतने हैं, टोटल स्टार्टअप्स इतने हैं। तो ऐसे करके बताई थी पूरी रिपोर्ट मैंने आपको। तो वही उसी नेस्कॉम की हम दोबारा बात करने वाले हैं इसमें। आज हम बात करने वाले हैं इसकी दूसरी रिपोर्ट की, जिसमें इसने किसके बारे में बताया है? एआई स्किल पेनिट्रेशन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्किल्स होती हैं वो इंडिया के अंदर कितनी है, लोगों के अंदर कितनी है वो स्किल्स, मतलब कितने प्रोफेशनल्स हैं, कितनी कंपनीज वगैरह, कितने स्टार्टअप्स वगैरह हमारे यहाँ पे हैं, कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज है इनके ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, इनके ऊपर कितना काम होता है हमारे यहाँ पे, वो इस रिपोर्ट में उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो अगर शुरुआत करें इसकी, तो इसमें सबसे पहले क्या बताना है मेरे को आपको कि एआई जो स्किल है, एआई स्किल पेनिट्रेशन जो है इंडिया में कितनी है, वो है आपकी 3.09। क्या है इंडिया की एआई पेनिट्रेशन? 3.09। अगर इसको मैं कंपेयर करने लगूं ना, जो G20 कंट्रीज है, G20 कंट्री से मैं कंपेयर कर रहा हूं। देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि G20 मीटिंग इस बार 2023 में भारत में होने वाली है। तो जो भी चीज होगी ना, जो भी चीज होगी उसमें G20 से कंपेयर किया ही जाएगा, है ना। जो भी चीज होगी उसको कैसे भी G20 से लिंक किया ही जाएगा, कैसे भी कर लो आप। तो अगर G20 की बात करूं, क्योंकि देखिए वैसे भी G20 में कौन कौन सी कंट्री आती है, जो टॉप 20 कंट्रीज है वो G20 के अंदर आती है ना। जो टॉप 20 कंट्रीज है वो G20 के अंदर आती हैं। तो ये जितनी भी टॉप कंट्रीज है ना जो T20 के अंदर आती हैं, इसमें सब आ जाती हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्री आ जाती हैं, यूएसए वगैरह आ जाती है, चाइना भी आ जाता है। तो G20 की जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे एआई स्किल पेनिट्रेशन। समझ रहे हो आप? मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करूं मैं, चाहे मैं आपको बात करूं जो आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ पे एआई जो स्किल्स है ना, एआई की जो स्किल्स है उसकी हमारे यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन मतलब जो फैली हुई है ना। वैसे पेनिट्रेशन का अगर हिंदी में मैं आपको सीधे सीधे मतलब बताऊं तो ऐसी कोई किसी चीज को पेनिट्रेशन क्या होता है, कोई चीज अगर मान लीजिए किसी चीज को भेदती हुई निकल जाए, उसको पेनिट्रेशन कहते हैं। जो भेदना होता है किसी चीज को, समझ गए? जैसे ये मार्कर है, मैं कोई ऐसी लाइट डालूं यहाँ से जो इसको चीरती हुई निकल जाए, है ना, जो इसके अंदर से पार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? लाइट जो है पेनिट्रेट करके निकल गई इसमें से, मतलब इसको भेदते हुए निकल जाए। ऐसे इसका सीधा मतलब हिंदी में होता है पेनिट्रेशन का, ये भेदते हुए निकलने वाली चीज कोई भी। तो ये जो एआई स्किल्स है ये हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल्स है, हमारे जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो कैसे इन्होंने भेदा हुआ है, मतलब कितना फैला हुआ है आपका जो एआई स्किल्स है, मतलब लोगों के अंदर कितनी एआई स्किल है, कितनी एआई बेस्ड चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो ध्यान देती हैं। तो इंडिया की एआई पेनिट्रेशन कितनी है? एआई स्किल पेनिट्रेशन 3.09, जो G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। ओके, इसकी अगर और बात करें तो देखिए बोला जा रहा है जो इसने बोला है, रिपोर्ट ने क्या बोला है कि 2024 तक इंडिया के अंदर कम से कम 1 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स होंगे। 1 मिलियन एआई प्रोफेशनल। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? देखिए 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो कम से भी कम 10 लाख तो प्रोफेशनल इंडिया के अंदर होंगे ही होंगे जो एआई स्किल बेस्ड होंगे, है ना, जो ये एआई के ऊपर काम करना जानते होंगे। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना जानते होंगे। और इन्होंने क्या चीज फाइंड करी इस रिपोर्ट में, है ना, मतलब जब ये रिपोर्ट पूरी बनाएंगे तो पूरा सर्वे किया होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स में इन्होंने लिखा है कि क्या क्या इनको मिला है, क्या क्या चीजें आगे फ्यूचर में हो सकती हैं और क्या क्या अभी हो रही है, प्रेजेंटली क्या क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया की अगर ये जो एआई स्किल्स की बात करें तो कम से भी कम डॉलर 500 बिलियन, सॉरी मिलियन, डॉलर 500 बिलियन, मिलियन लिख दिया मैंने, बिलियन, डॉलर 500 बिलियन जो है इंडिया की इकोनॉमी को देगा ये, है ना। अगले आने वाले कुछ सालों में जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं ये इंडिया की इकोनॉमी को कम से भी कम 500 बिलियन डॉलर जो है देंगी। समझ रहे हो? 500 बिलियन कितना होता है? 500 बिलियन डॉलर, ये तो मिलियन की मैं बात कर रहा था, मिलियन छोटा होता है, बिलियन से 10 लाख होता है बिलियन। समझ रहे हो आप? और बिलियन क्या होता है? 100 लाख, है ना। 100 लाख क्या होता है? बिलियन होता है। तो
$500 बिलियन देगी, ये यूएस डॉलर की बात हो रही है। क्या देंगे? जो एआई स्किल बेस्ड जो आप जो भी ये कंपनीज होंगी है ना, जो भी कंपनीज हैं या फिर प्रोफेशनल्स जो भी काम कर रहे हैं, और ये कोर सेक्टर की बात हो रही है। कोर सेक्टर क्या होता है? जो पूरा का पूरा कोर सेक्टर होता है किसी भी चीज का। कोर सेक्टर का मतलब क्या है? जो उसी चीज के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि एआई के कोर सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा एआई के ऊपर डिपेंड होगा, उस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना होगा? $500 बिलियन तक का हो जाएगा अगले कुछ सालों में। अगर बात करी जाए जो एआई की जॉब है, फिलहाल इंडिया में 73% तक तो जॉब है ना, 73% तक जॉब जो है वो पांच पोस्ट पे बटी हुई है। जो पांच, जिनके पास ये पांच चीजों की डिग्री होती है, नॉलेज होती है, उन्हीं को मिल जाती है वो। तो कौन कौन सी है? देखिए, ये पांच है आपकी 73% तक जॉब, एआई बेस्ड जो है, एआई स्किल बेस्ड जो जॉब होती है। एक मिनट, हाँ, तो ये पांच जॉब कौन कौन, ये पांच मतलब पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस को ये मिलती है? देखिए, डाटा इंजीनियर को, किसको? डाटा इंजीनियर को, मशीन लर्निंग इंजीनियर को, ठीक है, ये सब कंप्यूटर बेस्ड जॉब होती है, ठीक है ना। तो ये होगी डाटा इंजीनियर को, मशीन लर्निंग इंजीनियर को, और किसको मिलती है? और आपकी मिलती है डाटा आर्किटेक्चर वाले इंजीनियर को, है ना, डाटा साइंटिस्ट को, डाटा आर्किटेक्चर इंजीनियर को, फिर डाटा साइंस वाले इंजीनियर को, और किसको मिलती है? ये जो आपके प्रोग्राम डेवलपर्स होते हैं, है ना, ये जो डेवलपर्स होते हैं उनको मिलती है। और ठीक है ना। तो ये पांच प्रोफेशनल्स है जिनमें ये जॉब जो है बटी हुई है। 73% तक की जॉब जो एआई बेस्ड है वो बटी हुई है। और इसमें से भी अगर बात करने लगे तो 46% जॉब तो दो ही में बटी हुई है। किस किस में? मशीन लर्निंग इंजीनियर में और डाटा इंजीनियर में, है ना। ये दो हैं, इन दोनों में 46% जॉब तो बटी हुई है ना। इनमें फिर भी कम है अकॉर्डिंग टू, अगर सब में इन सब में लगाया जाए तो सबसे ज्यादा जो है इन्हीं दो में बटी है। किस किस में? एक तो डाटा इंजीनियर में और मशीन लर्निंग इंजीनियर में। इंडिया के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा हूं आपको, जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया को जरूरत मतलब क्या जरूरत है ना, मतलब इंडिया को आगे क्या करना है, क्या चीज करनी होगी इंडियन गवर्नमेंट को, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए हमको कि इंडियन गवर्नमेंट जो है आगे क्या कर सकती है इस चीज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, जो डिमांड एंड सप्लाई रेशियो है, अगर डिमांड और सप्लाई गैप की बात करूं, रेशियो नहीं गैप की बात करूं, डिमांड एंड सप्लाई गैप क्या होता है कि देखिए किसी चीज की कितनी डिमांड है ना, और हम लोग उसको सप्लाई कितनी कर रहे हैं, तो उसमें गैप कितना है? उसमें 51% तक गैप है। 51% गैप है, मतलब 50% से ज्यादा गैप है। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है ना, जितनी हमको एआई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अभी हम आधा भी नहीं कर रहे हैं, आधे से भी कम कर रहे हैं। मतलब 49% ही कर पा रहे हैं, जब भी तो 51% का गैप आ रहा है, 49% तक ही कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको और देशों से कंपेयर करें, और जो देश है इवन जो है यूएस वगैरह से, या और कोई वेस्टर्न कंट्री होगी, चाइना से कंपेयर करें, तो हमारा जो ये गैप है ना, ये फिर भी बहुत कम है। हमारा जो 51% गैप है फिर भी बहुत कम है। और कंट्रीज में तो और ज्यादा है, यूएस वगैरह की बात करें, हमसे ऊपर आती है कंट्री, लेकिन इनमें हमारे यहाँ से और भी ज्यादा है। समझ रहे हो आप? तो इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या स्टेप ले सकती है ताकि ये जो गैप है इसको जल्दी से जल्दी बंद करा जाए, है ना। हमको क्या करना होगा? जैसे हमको जो हमारी स्किल्स हैं, जो एआई स्किल्स हैं, ये इनके ऊपर काम करना होगा। अब इनके काम करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे काम करवाया जा सकता है? इसको एकेडमिक्स में इन्वॉल्व करके, एकेडमिक्स मतलब स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में एआई जो है आपका, एआई जो है स्कूल्स और कॉलेज में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए इसके बारे में। क्योंकि जब बच्चे बचपन से इसके बारे में सीखने लगेंगे तो आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इनकी जो स्किल्स है इसके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड होंगी, है ना। एक साथ जाके बड़े होकर सीखने में और बचपन से किसी चीज को सीखते आने में बहुत फर्क होता है, हाँ। अगर आप किसी चीज को बचपन से सीख रहे हो तो आप उसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, उसका जो आपका हाथ होगा ना उसमें, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो एकेडमिक्स में इसको क्या करना है, एकेडमिक्स में इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है ना। एकेडमिक्स में इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर जो बड़े लोग हैं, ऑलरेडी बड़े हो गए, उनके लिए एआई स्किल बेस्ड जो है स्कीम ला सकते हैं, अलग अलग सेंटर्स खोल सकते हैं, है ना। अलग अलग सेंटर्स खोले जाते हैं, खोले जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि लोगों को ट्रेंड किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे ही बोला 3 सेंटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 1 साल में खोलेगी जो प्योरली एआई बेस्ड होंगे, ठीक है। ये सब जो है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है इसके बारे में। क्योंकि देखिए, नेस्कॉम ने क्या बताया कि 1900 प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे 1900 स्टार्टअप है जो एआई के ऊपर चलते हैं, जो भी कोर नहीं है ना, ये कोर नहीं है 1900 स्टार्टअप। अभी तक हमारे यहाँ पे कोर स्टार्टअप तो 2-4 ही हैं, लेकिन जो पूरे जो एआई बेस्ड के ऊपर चलते हैं, ऐसे स्टार्टअप कितने हमारे यहाँ पे 1900 हैं, जो बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं,
ज्यादा देखिए मैक्सिमम फोकस करते हैं ये जो आपकी हेल्थ डिटेक्शन वगैरह होती है, वायरस डिटेक्शन हो गया है ना, हेल्थ से रिलेटेड डिटेक्शन हो गया, या फिर उसको काउंटर करने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये फ्रॉड वगैरह जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई जो सिस्टम है इनका फेक चीजों को पता करने में, फेक करेंसी वगैरह ये सबको पता करने में, इन सब चीजों में अभी तक ज्यादातर इसका यूज होता है, मतलब सिक्योरिटी बेसिस पे इसका यूज होता है, या फिर इसका यूज होता है हेल्थ बेसिस पे, है ना। अभी हमको ना एआई ये जो आपका एआई सिस्टम है इसको बहुत ज्यादा फैलाना होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। अभी हम इसका एक बहुत लिमिटेड यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड यूज कर रहे हैं अभी हम इसका, क्योंकि एआई जो चीज है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमको उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, किसके ऊपर, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये किसने बोला है, ये बोला है आपका नेस्कॉम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, डसलिंग 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये जो डसलिंग एक्सरसाइज है, डसलिंग किसके बीच में होती है, ये होती है आपकी इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में। उज्बेकिस्तान कहाँ है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, कौन सी, उज्बेकिस्तान, उसकी आर्मी और इंडिया की आर्मी के बीच में होती है। इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में ये होती है आपकी कौन सी, डसलिंग एक्सरसाइज। ये फिलहाल कहां पे हो रही है, मतलब इस समय जो हो रही है 2023 की, ये हो रही है आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में प्रेजेंटली चल रही है। इस बार ये इसका 4th एडिशन है, कौन सा, ये इसका 4था एडिशन है, मतलब चौथी बार ये इस बार हो रही है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपकी। और देखिए इस एक्सरसाइज में क्या होता है, देखिए कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें होता क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो क्या होता है, अलग अलग जो ये जो आपके एयरफोर्स या फिर आर्मी या जिस चीज की है, जैसे मिलिट्री की एक्सरसाइज है तो अलग अलग ये जो इंडिया के मिलिट्री के लोग होंगे, है ना, और ये उज्बेकिस्तान के लोग होंगे, आपस में सब काम करेंगे, काउंटर ऑपरेशन एक साथ करेंगे, कैसी सिचुएशन में कैसे काम करना है वो सीखेंगे एक दूसरे से। जैसे इंडियन आर्मी की चीज में अच्छी है ना, माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी को नंबर 1 माना जाता है पूरी दुनिया में, उसी तरह उज्बेकिस्तान की आर्मी की चीज में अच्छी होगी तो एक दूसरे के साथ स्किल शेयर करेंगे। यही सब काम होता है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसमें, है ना, देश के कनेक्शन अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उन देशों के बीच में। क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में तो नहीं होती क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी नहीं होती क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, है ना। ये ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रुप के थ्रू हो जाए, जैसे एससीओ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला था तो उसमें शायद इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर एक जगह आ जाएं, पर जो इंडिविजुअल नहीं हो सकती है ना, 1 to 1 नहीं होती, जैसे यहाँ पे 1 to 1 हो रही है ना, उज्बेकिस्तान अकेला इंडिया और आपस में कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको अभी 2 दिन पहले एक एक्सरसाइज के बारे में बताया था, कौन सी, धर्म गार्जियन, कल ही बताया था, शायद 2 दिन पहले नहीं, कल ही बताया था, जो इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में हो रही है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि इंडिया और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो उसी तरह से ये उन कंट्रीज के बीच में होते हैं जिनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे इनके मिलिट्री के बीच के भी रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक साथ बैठ के आप काम कर रहे हो, किसी के साथ आप काम करोगे तो रिलेशन आपको इसके साथ वैसे भी अच्छे होने लगेंगे, तो ऐसे करके इनके साथ रिलेशन अच्छे होते चले जाते हैं, है ना, और एक दूसरे के साथ स्किल्स भी शेयर होती है। फिर अगर उज्बेकिस्तान की आर्मी की बात करूं तो ये पूरी दुनिया में, है ना, एक इंडेक्स निकलती है आर्मी को लेके, आर्मी जो होती है उनको लेके एक इंडेक्स निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, फायर पावर इंडेक्स, है ना, या तो फायर पावर इंडेक्स बोल दो या फिर मिलिट्री पावर इंडेक्स बोल दो। तो उस इंडेक्स में उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है, उज्बेकिस्तान की जो आपकी आर्मी है उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है 62। उज्बेकिस्तान की आर्मी की पूरी दुनिया में 62 रैंक है। भारत की आर्मी की चौथी रैंक है ना, चौथी रैंक भारत की आर्मी की है। जो लेटेस्ट आपकी ये फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट निकली है, पहले पे कौन है, यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे भारत आता है हमारा। देखिए बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि बहुत सारी चीज क्या क्या, देखिए आपका मिलिट्री बजट कितना है ना, आपके जो है प्रोफेशनल्स कितने काम कर रहे हैं मिलिट्री में, मतलब जो मिलिट्री में लोग काम करते हैं वो कितने काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करती है ये। तो इंडिया की आर्मी यहाँ पे चौथे नंबर पे आती है और उज्बेकिस्तान की 62 नंबर पे आती है, ठीक है। और इसमें कितने प्रोफेशनल्स हैं, 65,000 प्रोफेशनल तक काम करते हैं। कहाँ पे, आपके जो उज्बेकिस्तान की आर्मी है, फिर भी 65,000, फिर भी ना आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्री है उसमें सबसे बड़ी आर्मी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी, लार्जेस्ट आर्मी मानी जाती है, कहाँ की, उज्बेकिस्तान की। इंडिया से तो कोई खैर कंपेयर है ही नहीं लोगों के मामले में, इंडिया में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं इंडियन आर्मी में, देश भी हमारा बड़ा है, हाँ देश ही बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता ही है ना, मतलब मिलिट्री के लोग हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं बात करूं कि उज्बेकिस्तान की हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है ना, अब मान लीजिए इसकी रैंक भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम क्यों इसके साथ ये कर रहे हैं, है ना, फिर भी हम क्यों इसके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए उज्बेकिस्तान की अगर मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, पहले मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फिर मैं आपको
जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंटरनेशनली हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। देखिए, इसका एक उज्बेकिस्तान में एक एयरबेस है। एयरबेस मतलब जो इनका कोई बेस है जहां पे इनकी आपकी एयरफोर्स जो है काम करती होगी, है ना। उस एयरफोर्स का उस एयरबेस का नाम क्या है? उसका नाम है हसिर एयरबेस। क्या नाम है उसका? हसिर एयरबेस। ये जो हसिर एयरबेस है ना, ये कहां पे है? ये है आपका उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान की एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स और एक और देश है सेंट्रल एशिया का तजाकिस्तान, उसकी एयरफोर्स, तीनों मिलकर इसमें काम करती है ना। ये जो आपका हसिर एयरबेस है, इसमें तीनों मिलकर काम करती है। अब इसका क्या फायदा होता है? अगर आपको आप किसी और कंट्री के एयरबेस में काम करने लगो, देखिए आपको वहां का एक्सेस मिल पाता है, ठीक है, आपको वहां का एक्सेस मिल पाता है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है कभी भी यहाँ पे जा सकती है। ये जो आपका हसिर एयरबेस है ना, तो इंडियन आर्मी कभी भी जा सकती है। इसका मतलब इंडियन आर्मी जो है उसके आसपास के जो उज्बेकिस्तान के आसपास के ऑपरेशन है वो बड़े आराम से जो है कर सकती है। अगर इंडिया से मान लो इंडिया से उड़ के जाना पड़े इनको, है ना, तो हर समय इंडिया से उड़ के जाओ, सामान लेके जाओ, फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है, समय बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन मान लो इसी के आसपास, उज्बेकिस्तान के आसपास, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये जो आपका अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा है, अफगानिस्तान क्राइसिस में इंडिया ने इस एयरबेस का, हसिर एयरबेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि उज्बेकिस्तान से बिल्कुल मिला हुआ है। कि कौन मिला हुआ है? उज्बेकिस्तान से बिल्कुल मिला हुआ है अफगानिस्तान। और अगर हम अपनी बात करें तो हम पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के नहीं जाती हमारी एयरफोर्स। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो टर्की जा रही थी हमारी एयरफोर्स, तो उसके ऊपर से उड़ के नहीं जा रही थी। तो ये वाली खबर उड़ रही थी कि जो आपका पाकिस्तान है वो एयरबेस का एक्सेस नहीं दे रहा। लेकिन हमारी एयरफोर्स का ने एक रूल बना लिया है कि हम कभी भी पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के नहीं जाएंगे तो फिर पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ेगा ईरान के ऊपर से उड़ के, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, फ्यूल खर्च होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना, समय लगेगा, फ्यूल खर्च होगा। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो एयरबेस है इसका सीधे इस्तेमाल कर सकती है हमारी आर्मी, है ना। तो ये फायदे हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा है। अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, देखिए उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है ना। और हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमको रोड कनेक्टिविटी मिल जाए। कहां से कहां तक? इंडिया से लेके सेंट्रल एशिया, फिर सेंट्रल एशिया से लेके रशिया, और ये जो बाकी यूरोपियन कंट्री है यहाँ की। वरना हमको फिर ये स्विस कैनाल का इस्तेमाल करके शिप्स के थ्रू जाना पड़ता है, और शिप्स वगैरह जो होते हैं इनमें बहुत समय भी लगता है ना, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या चाहते हैं? हमको रोड एक्सेस मिल जाए। अब देखिए, रोड एक्सेस मिल को हमको सीधे सीधे कैसे मिल सकता था? हम अपने यहाँ से निकलते, पाकिस्तान से घुस के निकलते, फिर पाकिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान से निकलते, और फिर पहुंच जाते सेंट्रल एशिया में, है ना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज में पहुंच जाते हैं ना, किर्गिस्तान, फिर उसके बाद सीधे यूरोप, और एक तरफ चले जाते सीधे रशिया। लेकिन हमारे साथ दुविधा क्या है? हमारे साथ दुविधा क्या है कि हम लोग पाकिस्तान में जा नहीं सकते, है ना। हम लोग पाकिस्तान से ऐसे डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी कर नहीं सकते। देखिए, जब पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड ही बंद है पिछले कुछ सालों से, और अगर ट्रेड चालू भी था फिर भी ऑन एंड ऑफ तो हमारे रिलेशन रहते हैं किसके साथ? आपका पाकिस्तान के साथ। तो हम ऐसे किसी कंट्री के साथ जिससे हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे कंटिन्यूसली, उसको वहां से अपना ट्रेड थोड़ी शुरू करेंगे। कल को पता चला हमारा ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, इन्होंने ब्लॉकेज लगा के बैठ गए, तो हमको तो नुकसान झेलना पड़ेगा ना उसका। तो ऐसे किसी कंट्री के साथ हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे बात करूं मैं आपको, ये है इंडिया, ये इंडिया है आपका, ये पाकिस्तान है आपका, ये पाकिस्तान है जहां पे मैंने पी लिखा है, ये इंडिया है आपका। अब देखिए, पहले देखिए वैसे क्या था, ये जो पीओके वाला हिस्सा है, देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये जो पीओके वाला हिस्सा है, अगर हमारे पास ये होता, ये जो पीओके वाला हिस्सा है अगर हमारे पास ये होता ना, तो हमको सीधा अफगानिस्तान का वो मिल जाता है एक्सेस। क्योंकि ये जो पीओके वाला हिस्सा है, आप क्या करिएगा, गूगल मैप खोल के देखिएगा, या फिर देखिए यहाँ ऊपर लिख भी रहा है अफगानिस्तान, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ सीधा सीधा अफगानिस्तान हमारा मिल रहा है, जो पीओके वाला हिस्सा है ना। वो चाइना से भी यहाँ पे मिल रहा है, और हमारा जो पीओके वाला हिस्सा है वहां पे मिल रहा है। लेकिन हमारा जो पीओके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, तो हम वहां से डायरेक्ट जा नहीं सकते। दूसरी साइड जो हमारे पास है कश्मीर की, उस साइड पे चाइना ऊपर है, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन अगर पीओके वाला हिस्सा हमारे पास होता तो हम बड़े आराम से जो है अफगानिस्तान से घुस के और सीधे सेंट्रल एशिया पहुंच जाते। लेकिन हम वहां से जा नहीं सकते, तो इसी वजह से तो हमने चाबार पोर्ट वाला, जो ईरान में चाबार पोर्ट बनाया है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। इसीलिए तो किया है कि हम अपने मुंबई या गुजरात पोर्ट से, एक मिनट, हम अपने मुंबई या गुजरात पोर्ट से, यहां से किसी भी पोर्ट मतलब बंदरगाह से सीधे सीधे जाएंगे कहां पे? चाबार पोर्ट पे। चाबार पोर्ट कहां है आपका? ईरान में। और फिर वहां से रोड और रेलवे के थ्रू हमने वहां पे रेलवे लाइन भी बनाई है और रोड भी बनाई है, जो सीधा अफगानिस्तान जा रही है। फिर अफगानिस्तान के बाद हम सीधे जाएंगे सेंट्रल एशिया, वहां से फिर एक रोड जाएगी आपकी यहाँ पे, आपकी एक रोड जाएगी यूरोप की तरफ और एक जाएगी रशिया की तरफ। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्लान है, ये है ना, ये हमारा प्लान है। तो इस प्लान को कारगर साबित करने के लिए, इस प्लान पे काम करने के लिए हमको ये जो आपका उज्बेकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए,
अब अफगानिस्तान के भी समझ रहे हो आप क्या हालात चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान से भी शायद हम ना निकाल पाए अपनी रोड, लेकिन उस रोड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके ईरान के थ्रू हम सीधा ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। पाकिस्तान को सॉरी अफगानिस्तान को अवॉइड करते हुए कहीं साइड से निकाल सकते हैं हम उस रोड को, ये अर्मेनिया वगैरह से निकल के। पहले हमारी रोड ये जो है अजरबैजान से जा रही थी, लेकिन अजरबैजान से हमारे रिश्ते बहुत, मतलब वैसे तो हमारे तो अजरबैजान से रिश्ते बहुत सही है, लेकिन टर्की से उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और हम टर्की से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इस वजह से हमने अभी थोड़े दिन पहले क्या प्लान किया है, करीबन 6-7 महीने पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहाँ गए थे, अर्मेनिया गए थे। तो अर्मेनिया से बात करके हमारे जो है, आप मैप पे देखिएगा पूरी टाइमलाइन समझ जाओगे, है ना। आप जब मैप खोल के देखोगे ना तो आप पूरा रास्ता समझ जाओगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप मैप को ट्रेस करते चले जाना, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ आएगा, मैप खोल के रखिएगा जब वीडियो देखो आप, तो है ना। तो आप उससे क्या है, हम अर्मेनिया के थ्रू सीधे कहां चले जाएंगे, क्योंकि अर्मेनिया यूरोप में आता है, और अर्मेनिया से एक बार सीधे फिर यूरोप में चले जाएंगे बाय रोड। और ये जो आपका उज्बेकिस्तान है, यहाँ से सीधे सीधे कहां चले जाएंगे आपके, जो उज्बेकिस्तान है ना, किर्गिस्तान, फिर मंगोलिया, और फिर कहां आपका रशिया, वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल पाएगा, उसके लिए हमको उज्बेकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। इसी वजह से हम जो है उज्बेकिस्तान के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आशा करता हूं आपको सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, क्या इंपॉर्टेंस है डस्किन की, ये एक्सरसाइज कहां हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, कौन सा एडिशन है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी आज की वो देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, फॉर्मर IAS VVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड न्यू नीति आयोग CEO। तो ये जो है आपके BVR सुब्रमण्यम, इनको नया CEO चुना गया है। कहां का CEO चुना गया है, इनको CEO चुना गया है नीति आयोग का। किसको, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम की बात करें तो ये IAS ऑफिसर है, यहाँ तो सीनियर लिखा हुआ है, 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के ये IAS ऑफिसर थे, ठीक है ना। अब इनको CEO चुन लिया गया। इनसे पहले CEO कौन थे, इनसे पहले नीति आयोग के CEO कौन थे, इनसे पहले थे मिस्टर परमेश्वरम अय्यर। कौन थे, परमेश्वरम अय्यर। इनसे पहले थे CEO। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले थे अमिताभ कांत। जब आपका ये बना था, आपका क्या नीति आयोग बना था, कब बना था अभी बताऊंगा आपको कब बना था। तो जब ये बना था तो इसके CEO कौन थे, इसके CEO थे अमिताभ कांत। अब फिर उसके बाद कौन बने, परमस्वामी अय्यर। और अब कौन है, अब है आपके सुब्रमण्यम जी, VVR सुब्रमण्यम। इस समय पे देखिए ये जो है आपके ये जो है आपके, ये जो आपके अय्यर साहब है, जो इनसे पहले थे, ये जो आपके सुब्रमण्यम जी हैं, इनसे पहले जो थे, ये इनको क्या चुन लिया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के, इनको वर्ल्ड बैंक के आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुन लिया गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक में जाके अब बैठेंगे, इस वजह से इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया, और इनकी जगह पे ये जो VVR सुब्रमण्यम जी है, इनको CEO बना दिया गया। कहां का, नीति आयोग का। और अगर नीति आयोग की थोड़ी सी बात करें, नीति आयोग को बनाया कब गया था, नीति आयोग बना था आपका 1 जनवरी 2015 में। मतलब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। इसकी जगह पे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। देखिए जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, है ना, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान होते हैं। ये 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो जो 5 ईयर प्लान होते थे ना, वो किसके द्वारा दिए जाते थे, वो आपके प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिए जाते थे। 5 ईयर प्लान पहले बनाती थी और फिर उनके अकॉर्डिंग काम किया करती थी। लेकिन जो ये जो आपकी प्लानिंग कमीशन है ना, इसको 2005 में जो है खत्म कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी जगह पे एक नई बॉडी का, नए इंस्टीट्यूशन का जो है वो किया गया, लाया गया नया इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है आपका, मतलब है उसका नाम क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या, नीति की फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ गया आप। और इसका वो कौन है, मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट CEO यहां पे लिखा हुआ है ही, कौन है, सुब्रमण्यम जी, BVR सुब्रमण्यम। ये बना कब था, 1 जनवरी 2015 को। और इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन इसका कौन होता है, नीति आयोग का चेयरमैन होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रेजेंटली कौन है, प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी जी इसके कौन है, चेयरमैन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। देखिए अब ना इसको नाम से समझने की कोशिश करिएगा। जो नाम लिखा हुआ है ना, ये एक स्कीम है जो आजकल विदेश में, पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रही है ना। इससे कुछ नुकसान भी है, फायदे भी हैं, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जो नाम लिख रहा है स्कीम का, ये जो लिख रहा है, जो मैं ब्रैकेट्स के अंदर डाल रहा हूँ, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं, कॉमास के अंदर डाल रहा हूँ, इसको पढ़िए, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है। आप कहीं का रेजिडेंस ले रहे हो, मतलब रेजिडेंस मतलब क्या होता है, जहां पे आप रहते हो, तो आपको कहीं पर रहना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रोग्राम है ये, है ना।
तो अगर आपको किसी देश में, ये क्या है, इससे क्या होता है कि अगर मान लो आपको किसी स्पेसिफिक देश में रहना है ना, यूएसए में रहना है या किसी और देश में रहना है, यूरोप में किसी देश में रहना है, तो क्या करता है कोई भी आदमी, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, वहां के शेयर्स खरीद ले, वहां की कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, है ना, या फिर किसी और प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना, या फिर किसी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इस आदमी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इस गवर्नमेंट, ये जो आपका देश होगा, इन्वेस्टमेंट के बाद फिर इसको रेजिडेंस का वो मिल जाएगा, है ना, वो क्या मिल जाएगा, रेडी मतलब अनुमति मिल जाएगी, फिर आराम से वहां पे बिना किसी दिक्कत के रह सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये रेजिडेंस की बात हो रही है, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही, उससे वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता जो मिलती है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अलग चीज है, वो भी होता है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन वो बड़े बड़े देशों में नहीं होता, वो छोटे छोटे देशों में होता है। जैसे मैं आपकी बात करूं, कुछ बड़े देशों में भी ऐसे हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे देशों में होता है। जैसे मैं आपको बात करूं, विजय माल्या, विजय माल्या कहाँ रहते हैं, विजय माल्या यूके में रह रहे हैं, सबको पता है, इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं, पता नहीं इंग्लैंड में रहते हैं शायद, वहां पे रह रहे हैं, आप सबको पता है विजय माल्या वहां रहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनको फिर भी नहीं पकड़ पा रही। क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्योंकि उनके पास नागरिकता है यूके की, है ना, हम वहां से उनको पकड़ नहीं सकते। अगर उनके पास नागरिकता ना होती, वो खाली वहां के रेजिडेंस होते, तो हम उनको उठा के ला सकते थे वहां से। तो ये फर्क क्या होता है, ये फर्क होता है नागरिक होने में और वहां का खाली रेजिडेंस होने में। और क्या फर्क होता है? और फर्क होता है कि मान लो जैसे विजय माल्या वहां पे रह रहे हैं, कहां पे, यूके में रह रहे हैं, कोई भी आदमी रह रहा है यूके, यूएस वगैरह में, कहीं भी किसी भी यूरोपीय कंट्री में, अगर वो वहां का रेजिडेंस है, तो वहां पे वो एक विदेशी की तरह ही रहेगा, उसको कुछ वो नहीं मिलेगा, खाली वो रहेगा वहां पे अपने परिवार के साथ जैसे भी रह रहा है। लेकिन अगर वो वहां का नागरिक है, मतलब सिटीजन है, तो उसकी वहां पे जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अधिकार होंगे, है ना, जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, वो उन सबका फायदा उठा सकता है। ये क्या फर्क होता है आपका, एक जगह पे रहने में और वहां का सिटीजन होने में, ये फर्क होते हैं आपके, समझ रहे हो आप? तो ये जो इन्वेस्टमेंट करके आपको रेजिडेंस कहीं का मिलता है, उसकी बात हो रही है। कैसे कैसे मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये न्यूज में क्यों है, अब ये न्यूज में क्यों, क्योंकि ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। क्योंकि देखिए, अभी एक रिपोर्ट निकली है, उसमें क्या पता चला है कि इंडिया से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि नौकरी बाहर ले रहे हैं विदेशों में, और विदेशों में नौकरी लेके क्या कर रहे हैं, वहां पे फिर इन्वेस्टमेंट करके और अपने परिवार के साथ वहीं रहना शुरू कर रहे हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस स्कीम को, जब इन्वेस्टमेंट करके वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इस वाली प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे इंडियंस और जाके रहने लगे हैं। अब चाहे वो किसी भी वजह से जा रहे हो, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारी परेशानी होती है, उनकी वजह से जाके दूसरे देशों में रह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, है ना। अब ये देश कौन कौन से है जहां पे ज्यादातर रह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग? ये देश है जैसे यूएसए, है ना, यूएसए बहुत कॉमन है, हमारे बहुत सारे इंडियंस आपको यूएसए में मिल जाएंगे। फिर ग्रीस है, ये आपको कहां पे मिलेगा, ग्रीस, ये आपका यूरोपीय देश है। माल्टा, ये भी आपका यूरोपीय देश है। माल्टा जो देश है आपका कहां पड़ेगा, ये मेडिटेरियन सी में पड़ता है, ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड है, ग्रीस से थोड़ा सा नीचे, सॉरी इटली से थोड़ा सा नीचे वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है। फिर ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ऑस्ट्रेलिया। फिर पुर्तगाल, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक यूरोपीय देश है। तो ये कुछ देश है जिनके अंदर मैक्सिमम इंडियंस आपको जो रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट करके रह रहे हैं। देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या, गोल्डन वीजा। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होगे पिछले 4-5 सालों से, तो गोल्डन वीजा के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि यूएई जो देश है ना, उसने बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज को, है ना, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज को क्या दे रखा है, गोल्डन वीजा दे रखा है। अब ये गोल्डन वीजा जो है ना, होता तो इसी की तरह है, वहां पर उसमें भी आपको नागरिकता नहीं मिलती, उसमें भी आपको रेजिडेंस का ही मौका मिलता है ना, कि आप वहां के रेजिडेंस हो, है ना, रहने वाले हो, वहां पे रह सकते हो, लेकिन आप वहां के नागरिक नहीं हो, आपको कोई पूछेगा नहीं आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, ठीक है। इसी की तरह होता है, लेकिन उसके फायदे अलग होते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं, आप वहां पे रह सकते हो, लेकिन और बहुत सारी चीजें नहीं होती। लेकिन गोल्डन वीजा जो है स्पेशली दिया जाता है, वहां की जो गवर्नमेंट होगी, यूएई की गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली गोल्डन वीजा लोगों को देगी, तो उनको ज्यादा थोड़े बेनिफिट होते हैं। इस वजह से थोड़े अलग हैं, लेकिन काम इनका एक जैसा ही है ना, काम इनका एक जैसा ही है, लेकिन थोड़े से अलग है, समझ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेघा पंडित अपॉइंट्स एज सीईओ ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, क्या, एनएचएस ट्रस्ट। एनएचएस का मतलब क्या है, नेशनल हेल्थ सर्विस। एनएचएस का मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस, जो ट्रस्ट है या फिर फाउंडेशन है, ये जो हॉस्पिटल है, इसकी क्या बन गई है, सीईओ बन गई है, कौन, मेघा पंडित। वैसे नाम से ही पता चल रहा है ये इंडियन ओरिजिन की है ना, मेघा पंडित। तो ये यहाँ की सीईओ बन गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पड़ती है आपकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है कहाँ पे, लंदन में। ओके, तो लंदन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका जो हॉस्पिटल है कौन सा, एनएचएस ट्रस्ट। एनएचएस मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन, जो आप बोलना चाहो, उसकी क्या बन गई है, ये
वो बन गई है सीईओ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ ऊपर भी आया था ना आपका नीति आयोग के सीईओ, वहां मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई थी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई है कौन? मेघा पंडित, है ना। अगर मेघा पंडित के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये तो आपको नाम से पता चल गया इंडियन ओरिजिन की है। वैसे अगर इनके बारे में और बताऊं तो एक बहुत बड़ी फिजिशियन है ना। डॉक्टर होते हैं ना, फिजिशियन होते हैं डॉक्टर, वो है। फिर एक गायनोकोलॉजिस्ट भी है। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो महिलाओं की डॉक्टर होती है ना, उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायनोकोलॉजिस्ट भी है ये बहुत बड़ी। ओके, तो ये बन गई है सीईओ कहाँ की? ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, एनएचएस ट्रस्ट इसकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करनी है, वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि सर ये हमारी समझ में नहीं आई न्यूज, ताकि मैं आपको वो न्यूज है एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। जो भी आपकी आज शाम की वीडियो होगी या फिर कल सुबह की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले आपकी जो परेशानी होगी उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद देखूंगा अगर कोई मतलब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो जो न्यूज होगी, जो उस वीडियो की न्यूज होगी वो कवर करनी है, ठीक है ना। तो आपकी परेशानी आप बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हो, निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हो। आपकी जो भी परेशानी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, हमको सपोर्ट करें। हम आपकी ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल या फिर आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।